नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यह है। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज कौन कौन सी प्रमुख खबरें रहेंगी जिन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के नए सीएस अनुराग जैन की बात करेंगे। नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन मध्य प्रदेश के नए सीएस ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, उनकी बात करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे हरियाणा में सीएम मोहन के दौरे के बारे में। हरियाणा के विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम मोहन यादव हरियाणा पहुंचे और उन्होंने कहां पर सहभागिता की, कहां चुनाव प्रचार किया, ये इस खबर का हिस्सा होगा। इसके बाद आएगी बारी धान पर सौगात। कैसे मध्य प्रदेश सरकार ने धान के किसानों को यह तोहफा दिया है, अब निर्यात शुल्क को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है, इससे किसानों को कैसे फायदा होगा, यह खबर आपके जानने के लिए कितनी जरूरी है, ये सब कुछ होगा इस खबर के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के एक और बड़े कदम की, जिसमें आय और जाति प्रमाण पत्र शेड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिए जो सर्टिफिकेट फीस होती है उसे भरने का काम अब मध्य प्रदेश सरकार करेगी। इससे फायदा क्या होगा, किन किन अंचलों में ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, ये सब कुछ इस खबर के अंतर्गत होगा। फिर हम बात करेंगे अगली खबर की, और अगली खबर होगी छत्तीसगढ़ से, जहां पर हरित शिखर कैसे छत्तीसगढ़ का रंग हरा भरा करेगा, इसकी जानकारी आपको हम देंगे। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, सीएम साय इस कार्यक्रम का हिस्सा थे और इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चीजें हुई, उसकी जानकारी आपको इस खबर के अंतर्गत हम आपको देंगे। और फिर बात करेंगे उस इंतजार की, उस 14 साल के लंबे इंतजार की जो खत्म होने जा रहा है। भारत और बांग्लादेश का मैच मध्य प्रदेश के ग्वालियर के स्टेडियम में खेला जाएगा और 14 साल का इंतजार खत्म होगा। इस 14 साल के इंतजार के खत्म होने के साथ मध्य प्रदेश में इस मैच को लेकर कितना उत्साह है, ये सब कुछ इस खबर के अंदर। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं पहली खबर की ओर। तो नवरात्रि में नए सीएस मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन, जिन्होंने नवरात्रि के पहले दिन पदभार ग्रहण कर लिया है। नवदुर्गा के पहले दिन नए मुख्य सचिव अनुराग जैन निर्धारित समय पर वल्लभ भवन पहुंचे, अपने कार्यालय पहुंचे। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अनुराग जैन काम में जुट गए। आपको बता दें कि वीरा राणा के रिटायर होने के बाद 30 सितंबर को अनुराग जैन की नियुक्ति की घोषणा हुई थी। उनकी नियुक्ति की जो घोषणा थी वो भी बड़ा एक नाटकीय घटनाक्रम उस दिन देखने को मिला था। वो घटना भी हम आपको रिकॉल करा देते हैं। उस दिन हुआ ये था कि दोपहर तक डॉक्टर राजेश राजौरा का नाम चलता रहा। लगभग तमाम मीडिया संस्थान इस बात का ऐलान कर चुके थे कि मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव जो हैं वो राजेश राजौरा होंगे। उनसे जुड़ी हुई तमाम खबरें भी कई वेबसाइट्स पर, कई न्यूज चैनल्स पर आ चुकी थी और लगभग ये मान लिया गया था कि डॉक्टर राजेश राजौरा की नियुक्ति के आदेश किसी भी समय जारी हो सकते हैं। लेकिन अचानक कुछ ही घंटों में पूरा परिदृश्य बदल गया। एक नाम आता है दिल्ली से अनुराग जैन का, और वो नाम, उस नाम पर मुहर लग जाती है कि मध्य प्रदेश के नए सीएस, नए मुख्य सचिव जो होंगे वो होंगे अनुराग जैन। हालांकि अनुराग जैन ने उस समय ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उनका कहना यह था कि श्राद्ध पक्ष की वजह से 2 दिनों तक वो काम संभालने नहीं आएंगे, लेकिन नवदुर्गा के पहले दिन ही वो अपना काम जो है वो शुरू कर देंगे, कार्यभार संभाल लेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नवदुर्गा के पहले ही दिन अनुराग जैन ने मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। आपको बता दें कि अनुराग जैन इससे पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। वहां पर वो सड़क परिवहन मंत्रालय में सचिव के पद पर थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में अनुराग जैन शुमार हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और इसके पीछे की वजह जो है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स को अनुराग जैन ने गति दी है। हालांकि इस खबर को जानने के साथ एक पक्ष और भी है जिसका जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अनुराग जैन के अपना कार्यभार संभालने के साथ एक अनोखी घटना हुई है मध्य प्रदेश में। घटना ये कि मध्य प्रदेश में पहली बार 2 दिनों तक मुख्य सचिव के पद पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहा। जी हां, ये पूरी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, इस खबर के पीछे का जो मूल मंतव्य है वो यही है। इस खबर के पीछे की जो यूनिक आइडेंटिटी है वो यही है कि 2 दिनों तक कोई सीएस मध्य प्रदेश में नहीं थे। हालांकि पदभार ग्रहण करते ही अनुराग जैन ने काम संभाल लिया, उन्होंने फाइल पर साइन करना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वो अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अनुराग जैन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन, जिनकी हम बात कर रहे थे, 1989 बैच के अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में वो कलेक्टर भी रह चुके हैं। राजधानी भोपाल के कलेक्टर पद की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। इसके अलावा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में वो वित्त विभाग के सचिव भी रहे थे। आईआईटी से अनुराग जैन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और अपने सुलझे हुए व्यवहार और कड़े फैसलों के लिए वो पूरे प्रशासनिक खेमे में जाने जाते हैं। और अब बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि आज हरियाणा दौरे पर रहे। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और ये दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तमाम बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स हरियाणा पहुंचे हुए थे। उसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम भी शामिल था। तो मोहन यादव ने हरियाणा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार के झज्जर में रोड शो किया। उन्होंने इस रोड शो के साथ ये दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि आज आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए झज्जर में रोड शो में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि जिस तरह से माहौल बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उन्होंने झज्जर की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं झज्जर जिले में आया हूं और यहां भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलती दिख रही है, इसके लिए मैं आप सभी को अग्रिम बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि उन्होंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये माहौल पिछली बार से बिल्कुल अलग है। 2 बार से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है, अब तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती दिख रही है। हालांकि चुनाव प्रचार के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हरियाणा में पिछले 2 बार से असफल हो चुके हैं और वो तीसरी बार भी भारी अंतर से असफल होंगे। ये खबर आपके जानने के लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि बीते लगभग हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बाहरी राज्यों के दौरे पर हैं और ये मध्य प्रदेश संगठन के लिए भी एक अच्छा संकेत है, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर्स में से एक हैं। इसकी बानगी हम हरियाणा के उनके पिछले दौरों में भी देख चुके हैं। झारखंड में जाकर उन्होंने जिस तरह से रोड शो किए, जनसभाएं की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, लेकिन इसके साथ जैसे उन्होंने विपक्ष पर हमला किया और उस हमले को तमाम लोगों ने, वो जनता जो भीड़ जो वहां पर मौजूद थी, उसने उसका समर्थन किया। ये बताने के लिए काफी है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के बाहर भी अब अपनी छाप छोड़ रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है किसानों से जुड़ी हुई, खबर है धान से जुड़ी हुई, खबर है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई और ये खबर है एक खुश खबर से जुड़ी हुई। खुश खबर इसलिए क्योंकि धान के किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है। सौगात ये कि भारत सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। सरकार की इस पहल से मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा? तो मध्य प्रदेश के धान के किसानों को जबरदस्त फायदा होगा। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बासमती चावल का बम्पर उत्पादन होता आया है और ये निर्णय
ऐसे समय में आया है जबकि धान की फसल पकने को तैयार है। ये आप और हम सभी जानते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश पर मानसून जिस तरह से मेहरबान हुआ है वो धान की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और ऐसे समय में अगर किसानों से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला आता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के धान के किसानों की जिंदगी बदलने वाला यह फैसला साबित हो सकता है। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए $490 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। पारबाइल्ड और ब्राउन चावल पर निर्यात शुल्क को 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है। गैर बासमती चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटने से मध्य प्रदेश से इस श्रेणी के चावल को विदेश भेजा जा सकेगा। इसका असर क्या होगा, ये तमाम चीजें आप यहां पर साथ में पढ़ते भी जाइए और मैं आपको एक एक कर बताता भी जाऊंगा। असर इसका यह होगा कि प्रदेश के किसानों को दाम ज्यादा मिलेंगे धान के। पिछले 10 वर्षों में 12,706 करोड़ रुपए का चावल देश और विदेश में निर्यात हुआ। यह पिछले साल का आंकड़ा है, 2024 का आंकड़ा है। 3,634 करोड़ रुपए के चावल को निर्यात किया गया अकेले मध्य प्रदेश से। यह अब तक का सर्वाधिक था। मध्य प्रदेश में धान का क्षेत्र, धान की खेती का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार भी अच्छी बारिश के कारण धान के बम्पर पैदावार होने की संभावना है। आप समझ रहे हैं इस पूरे क्रोनोलॉजी को एक एक करके कि किस तरह से पहले धान का क्षेत्र बढ़ना, ये एक अच्छा संकेत। इसके बाद मध्य प्रदेश में मानसून का मेहरबान होना, बेहतरीन बारिश, अच्छी बारिश, अपेक्षा से ज्यादा बारिश, औसत से ज्यादा बारिश, तो ये धान के किसानों के लिए अच्छा। और उसके बाद अब ये सरकार का फैसला, तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर जो एक संभावना पैदा कर रही हैं धान के किसानों के लिए, वो ये कि उनकी जिंदगी बदलने वाला ये फैसला ये पूरा समय साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात क्यों खास हो जाती है, क्यों शामिल हो जाती है, वो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। दरअसल धान के उत्पादन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का जबलपुर, मंडला, बालाघाट और सिवनी, ये 4 प्रमुख जिले हैं जहां पर धान की बम्पर पैदाइश होती है। इसके अलावा जो 2 खास जिले हैं, मंडला और डिंडौरी, यहां के जनजातीय क्षेत्रों में होने वाला सुगंधित चावल विशेष माना जाता है, देश भर में प्रसिद्ध है। यहां से इसकी सप्लाई देश ही नहीं विदेशों में भी होती है। इसके अलावा बालाघाट का चिन्नौर चावल, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जो कि धान की पैदावार के मामले में नित नए आयाम छू रहा है, वहां पर इस तरह का फैसला निश्चित तौर पर किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यही वजह है जो मैंने आपको भी बताई कुछ देर पहले कि बालाघाट का चिन्नौर चावल हो या फिर मध्य प्रदेश के वो 4 जिले जो धान उत्पादन में सबसे अव्वल है, इन सभी की वजह से, यहाँ के चावल की खासियत की वजह से इस चावल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोकप्रियता मिली हुई है। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश के जनजातीय वर्ग के छात्रों से जुड़ी हुई। आय जाति प्रमाण पत्र के खर्चे की राशि अब मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के निर्देश पर जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 3 अक्टूबर से एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत क्या कुछ होगा वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आप साथ में पढ़ भी सकते हैं, यहां मुझको सुन भी सकते हैं। तो 3 अक्टूबर से ये विशेष अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश के 79 जनजातीय विकास खंड, माफ कीजिए 89 जनजातीय विकास खंडों में इस वर्ग के विद्यार्थियों के आय जाति प्रमाण पत्र, बायोमेट्रिक KYC बनवाने, इन्हें समग्र पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कलेक्टर्स के नेतृत्व में ही जनजातीय विकास खंडों के संकुल स्तर पर 3 अक्टूबर से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान में संकुल स्तर पर MP ऑनलाइन की ओर से एक कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहेगा, यानी प्रत्येक संकुल पर एक ऑपरेटर को बिठाया गया है। इस ऑपरेटर का काम क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यह ऑपरेटर विद्यार्थियों के सभी जरूरी प्रमाण पत्रों को अपडेट करने के लिए या फिर नया प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू करेगा। ऐसे छात्र जिन्हें प्रमाण पत्र बनवाने में समस्या होती है, यह ऑपरेटर उनकी समस्याओं को दूर करेगा, उनकी हेल्प करेगा, मदद करेगा उनकी, और उन्हें किसी तरह की समस्या ना आए अपने इन प्रमाण पत्रों को बनवाने में, उसे सुनिश्चित करेगा। और यह सब कुछ होगा क्षेत्र के कलेक्टर के नेतृत्व में। विद्यार्थियों के आय एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक शुल्क
जनजातीय कार्य विभाग की ओर से वहन किया जाएगा। यानी इस तरह की कोई भी फीस जनजातीय वर्ग से आने वाले छात्रों को देने की जरूरत नहीं है, उसे जनजातीय कार्य विभाग की ओर से ही वहन किया जाएगा। इससे होगा क्या कि इससे प्रदेश के जनजातीय वर्ग के सभी विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति और अन्य लाभ प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई बार इस तरह की शिकायतें, इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां जनजातीय वर्ग से जुड़े छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति और अन्य लाभ समय पर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसी शिकायतों के निस्तारण के लिए, ऐसी समस्याएं दोबारा ना आए, उनके लिए ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है कि अब जो फीस है, सर्टिफिकेट फीस, वो सरकार भरेगी सभी अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े छात्रों की। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज ग्राउंड परिसर में प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश की पारंपरिक वन संपदा, औषधीय उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ने इन स्टॉल्स का भ्रमण किया, उत्पादों की जानकारी ली और कलाकारों व कारीगरों के प्रयासों की सराहना भी की। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। के क्षेत्र में सरकार काफी काम कर रही है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, एक पेड़ मां के नाम से, उसमें हम लोग 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखे थे, जिसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। और हम अपने वन मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके पूरे विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 4 करोड़ का लक्ष्य हम लोग पूरा किए हैं। तो इस तरह से हमारी सरकार यहाँ पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण का काम कर रही है। और हमारा ये प्रदेश 44% वन से आच्छादित है। हम लोग यहाँ पर गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने का भी निर्णय लिए हैं और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। और अब बात 14 साल के इंतजार के खत्म होने की। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का मुकाबला 6 अक्टूबर को ग्वालियर में खेला जाएगा। इसमें पहले दोनों टीमें टेस्ट सीरीज खेलकर आई हैं। यह मैच ग्वालियर के लिए बेहद खास है क्योंकि 14 साल बाद यहां कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित हो रहा है। क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर खासा उत्साह है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 20 सितंबर को ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होते ही सारे टिकट बिक चुके थे। इस पूरे मैच के लिए पूरे शहर को अभेद्य किले में तब्दील किया गया है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मैच की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अधिकारी लगातार दौरे पर दौरा करते रहे। दोनों टीमों के खिलाड़ी भी अलग अलग फ्लाइट से बुधवार से ही पहुंचना शुरू हो चुके थे। हवाई अड्डे पर क्रिकेट प्रेमियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। इसके बाद खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से होटल तक ले जाया गया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 1600 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। टीम के रूट्स पर 26 जगहों पर ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। 14 चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है। यह मैच इसलिए भी खास है क्योंकि 14 साल के लंबे अंतराल के बाद ग्वालियर शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है और इस वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रशंसकों को इस मैच का इंतजार था। ये एक बड़ी बात है जो आपके जानने के लिए भी जरूरी है कि यहां पर आखिरी मैच जो खेला गया था वो साल 2010 में था। ग्वालियर का यह मैदान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों का दोहरा शतक लगाया गया था और ये कारनामा किसी और ने नहीं, एक भारतीय खिलाड़ी ने किया था। और वो भारतीय खिलाड़ी कोई और नहीं, क्रिकेट के देवता कहे जाने वाले, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर थे। जी हां, ये वही खास मैदान जिस पर सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे। खैर, ये मैच न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि इस क्षेत्र में क्रिकेट को बढ़ावा देने में मदद भी मिलेगी। साथ ही वो लंबा इंतजार भी खत्म होगा जो 14 साल से चला आ रहा था।
और मैच को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इसे देखा और समझा हमारे सहयोगी प्रहलाद सेन ने। आइए आपको भी दिखाते हैं। जीडीसीए के वाइस प्रेसिडेंट युवराज महानारिमन सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे हुए हैं। यहाँ टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं, हम बात कर लेते हैं। एक सुनहरा मौका ग्वालियर को मिला है, किस तरह देखते हैं? टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं, बांग्लादेश की टीम प्रैक्टिस करके गई है और इंडिया टीम आई है। नहीं, मैं बहुत ही भावुक हूँ क्योंकि इतने सालों बाद हमें ये मौका मिला है ग्वालियर में ये अंतर्राष्ट्रीय मैच लेके आने का। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को एमपीसीए, जीडीसीए और बीसीसीआई और जयशाह, खास करके जयशाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ग्वालियर को फिर से एक मौका दिया ये अंतर्राष्ट्रीय मैच होस्ट करने के लिए, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी जनता भी बहुत उत्साहित हो, खुश हो कि फाइनली ये मौका आ गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ सालों से ये प्रश्न उठता जा रहा था कि कब होगा, और अब फाइनली वो दिन आने वाला है। जी, एक और बात है कि आप वो लकी, कहा जा रहा है कि आप लकी हैं कि आप वाइस प्रेसिडेंट बने तो फिर मौका मिला। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। जो टीम है, सारी टीम ने मेहनत से काम की है, और जिस तरीके के साथ हमने एमपीएल की शुरुआत भी की है, उससे भी काफ़ी मोमेंटम बना है जी। और काफ़ी रफ्तार बना है क्रिकेट के लिए मध्य प्रदेश और ग्वालियर में। तो ऐसे काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज आपको ये मैच देखने मिल रहा है। पूरे टिकट बिक गए, ये तो दर्शाता है कि बहुत उत्साह है पूरे देश भर में, यानी विदेश में भी जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी आने वाले। तो किस तरह देखते हैं आप उस 6 तारीख के रोमांच? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि देश के काफ़ी अलग अलग पार्ट से लोग आ रहे हैं, विभिन्न पार्ट से लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश और ग्वालियर की जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो इतिहास है, संस्कृति है, वो भी देखने को उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि उनके लिए भी एक नया शहर है देखने के लिए। और जो हमारे लोकल लोग हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी। जो आपके दुकानदार है, जो आपके मसाले बनाने वाले हैं, जो आपकी आलू टिक्की बनाने वाले हैं, उनकी भी जो दुकानें हैं उसमें भी और लोग आएंगे, उनकी भी रोज़गार बढ़ेगी वहाँ पे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक माहौल बना है क्रिकेट की वजह से, जिसकी वजह से सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। जी, तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ जीडीसीए के वाइस प्रेसिडेंट युवराज महानारिमन सिंधिया, जिनका कहना है कि पूरा जो क्रिकेट ग्राउंड है वो खचाखच भरा रहेगा। 6 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। देश ही नहीं, विदेशों से भी क्रिकेट प्रेमी इस क्रिकेट मैच को देखने के लिए ग्वालियर पहुंचेंगे, और इस वजह से ग्वालियर में रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। 14 साल का जो वनवास है वो ख़त्म हुआ है, और ग्वालियर में 6 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। चलिए, तो आज खबर तो ये है, मैं फिलहाल इतना ही, बस इतनी ही खबरें। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।